ड्यूरेशन टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन, कहां से कहां तक चेक करना है? जब वो एसेट परचेज की थी एचयूएफ ने, वहां से जब तक सेल हुई है। ठीक है, आई नो कि कंफ्यूजन वाला है, पर सब में ऐसा ही होगा, तो शायद उस टाइम कंफ्यूजन नहीं हो। सब में यही होने वाला है, सब में एक्सेप्ट गिफ्ट। और गिफ्ट के अंदर भी लॉजिकली अगर ध्यान से याद हो आप लोगों को, तो गिफ्ट के अंदर भी ड्यूरेशन तो हम लोग गिफ्ट के अंदर भी अगर गिफ्ट का पॉइंट भी बोलूं मैं, तो यहाँ पे ड्यूरेशन तो आप वैसे भी 2015 से 2020 ही लेते। बस गिफ्ट ईयर में फर्क ये था कि हम लोग परचेज ईयर ये मानते हैं, और बाकी सब में परचेज ईयर कब मानते हैं? जब रिसीव होता है। तो आई रिपीट, ड्यूरेशन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है सब में। आई नो कि कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, बट ड्यूरेशन याद रखना इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट बिकॉज क्योंकि सब में आप यही मानते हो जब एसेट परचेज की है, वहां से लेके सेल तक का डिफरेंस वो लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन बस फर्क इतना सा है कि गिफ्ट होता तो 2015 हमारा परचेज ईयर होता, और पार्टीशन है या बाकी कोई दूसरी सिचुएशन होगी तो 2019 हमारा परचेज ईयर है। आई बात समझ में? आगे का पॉइंट परफेक्टली समझ में? यस और नो? Shall we start the question? चलो ठीक है। एग्जाम्पल, मिस्टर सॉरी एक्स वाई एक्स एंड वाई आर member of HUF। ये हाँ, ये पी एन क्यू ले लो ना, पी एन क्यू, क्योंकि हमारा ओ तक के क्वेश्चन हो गए थे। तो पी एन क्यू आर मेंबर ऑफ HUF एंड, ठीक है, आर मेंबर ऑफ HUF। HUF परचेज्ड P and Q are members of HUF. HUF purchased some gold ornaments worth rupees 10 lakh on 5th January 2016. On 9th December 2019, HUF partitioned and gold ornaments were taken by Q. On 4th January 2021, Q sold such ornaments, sorry, एक सेकेंड, market value on such date was rupees
15 lakh. Q sold such ornaments on 4th January 2021 for rupees 18 lakh. 4th January to 18 lakh and वन परसेंट. ठीक है. कैलकुलेट कैपिटल गेन और इंडेक्स नंबर्स हैं वेट एक सेकंड लिख रहा हूँ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर है 15-16 का 254, 16-17 का 264, फिर 19-20 का 289 और 20-21 का 301. चलो तो फटाफट से मुझे कैपिटल गेन निकाल के बताओ इसका. फटाफट से, आपके पास एग्जैक्टली 5 मिनट्स नहीं 4 मिनट्स है. फटाफट से निकाल के बताओ. सुनना, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं. तो क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स नहीं है. PQR member of HUF purchased some gold ornaments worth rupees 10 lakh on 5th January 2016. ओके, तो ये आपका जब परचेज किया वही आपका परचेज ईयर होगा? नहीं, ठीक है, ये आपका परचेज ईयर नहीं होगा. चलो आगे. ऑन 9 दिसंबर 19 HUF पार्टीशन, जिस साल पार्टीशन हुआ उस साल को हम लोग क्या मानेंगे हमारा परचेज ईयर, दैट इज 1920. एंड gold ornaments were taken by Q. Market value on such date was rupees 15 lakh. When I told you कि market value consider करनी है, मार्केट वैल्यू नहीं, एक्चुअल परचेज कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे, मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे. यहां पे कोई ट्रांसफर थोड़ी ना माना था हमने. जब ट्रांसफर मानना ही नहीं तो उस दिन की मार्केट वैल्यू किस काम की? मार्केट वैल्यू तब काम में आती जब हम लोग ये मान लेते कि हाँ HUF ने मेंबर्स को दिया और HUF को कैपिटल गेन हुआ. तो अगर HUF के लिए कैपिटल गेन निकालते तो मैं इसको कंसिडर करता, पर अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं ना. गिफ्ट वाले ईयर की, ट्रांसफर वाले ईयर की, कन्वर्जन में भी गलत लिख दिया मैंने. ये सारी मार्केट वैल्यू स्केल कंफ्यूज करने के लिए होती है. तो जिसने 15 लाख से सॉल्व करा उसका भी गलत हो गया. Q sold such ornaments on 4th January 2021. सॉरी 4th January 2021. तो ये आपका हो गया सेल ईयर. बस नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को. तो गेन कौन सा होगा, गेन कब से निकालेंगे? 2016 से 21 या 19 से 21. तो ऑब्वियसली आपको समझाया था 16 से 21. कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2016 से 2021. सेल कंसीडरेशन 18 लाख, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 1%, 18,000. तो ये हो गया आपके लिए 17 लाख 82,000
नेट सेल्स लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। तो फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी? 10 लाख। इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या माना है हम लोगों ने? इस वाले ईयर को। तो 1920 का इंडेक्स नंबर क्या है? 289, और सेल ईयर तो एक्चुअली लेना वैसे भी। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 289 इंटू 301। ठीक है, 10,41,522। तो व्हाट इज द कैपिटल गेन? 7,40,488। यश मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोलूं गलत था किसी का भी। ठीक है, और इस पूरे क्लास में अगर सबसे दिमागदार बच्चा है तो यश ही है भाई वैसे भी। सॉरी 478, सॉरी 478। ठीक है, गॉट इट? आया क्या समझ में सबको? यस और नो? चलो कोई ना। चलो नेक्स्ट। नहीं, मार्केट वैल्यू तो हम लोग गिफ्ट और ट्रांसफर में कंसीडर नहीं करते, वो तो 2001 की मार्केट वैल्यू है, इंटेंजिबल का पूरा अलग है। मार्केट वैल्यू ऐसा है कि जहां मैंने बोला ना मार्केट वैल्यू लेनी है वहीं पे लेनी है, जसवंत वगैरह। जहां मैंने बोला मार्केट वैल्यू लेनी है वहीं पे आपको मार्केट वैल्यू लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। ठीक है, मतलब आपको मार्केट वैल्यू हर बार ही दे रखी होगी, पर सारी मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, केवल वही मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है जो आपके काम की है। ठीक है, मतलब आपको गिफ्ट वाले ईयर की, कन्वर्जन वाले ईयर की, या ऐसी कोई मार्केट, जैसे मैं एक को सेक्शन बता रहा हूँ, सुनना अभी सेक्शन को। और सेक्शन 49(2)(a). ठीक है, अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है? ये सेक्शन बोल रहा है कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। आपके पास कंपनी के डिबेंचर पड़े थे, कंपनी ने वो डिबेंचर अब रिडीम करने थे, तो कंपनी ने रिडीम करते टाइम क्या करा, उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया।
चलो, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। मतलब आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर पड़े थे, कंपनी को वो डिबेंचर कन्वर्ट करने हैं, सॉरी कंपनी को डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो रिडीम करते टाइम कंपनी ने क्या करा, उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल वाइज समझना। तो चलो सुनना, कोई कंपनी है, मैं सॉरी, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए फर्स्ट में, सॉरी 2010 को। ठीक है, फॉर ₹1 लाख। आफ्टर सम टाइम कंपनी ने वो जो शेयर्स थे, वो सॉरी डिबेंचर थे, वो कन्वर्ट कर दिए इन शेयर्स ऑन 1 नवंबर 2018 एंड आपको रिसीव्ड हुए, ये मान लीजिए 5000 शेयर्स। ठीक है, डिबेंचर परचेज किए 1 मई को फॉर ₹1 लाख, कन्वर्ट कर दिए शेयर्स के अंदर 1 नवंबर 18 को, रिसीव्ड के 5000 शेयर्स, और इन शेयर्स को सेल कर दिया, सॉरी कन्वर्ट केवल 50% करे हैं ना, 50% डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, और रिसीव्ड हुए 5000 शेयर्स। फाइनली शेयर सोल्ड 1 जून 2020 को। नाउ क्वेश्चन इज, सबसे पहले देखो नॉर्मली सेल ईयर, ठीक है, सेल प्राइस, तो वो हो जाएगी एक्चुअल सेल प्राइस, फिर सेल ईयर, तो वो हो जाएगी एक्चुअल सेल ईयर, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन वही आता है, परचेज ईयर क्या मानने हैं, 2018 या 2010? परचेज ईयर किसे ट्रीट करें,
सुनो, आई फॉरगेट टू टेल यू, सॉरी ना, उसके लिए सुनो यहाँ पे, कन्वर्ट, अगर सेम कंपनी, सेम कंपनी शेयर्स को, सॉरी, डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट अगर सेम कंपनी डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करे तो उसे ट्रांसफर नहीं मानते। अब ट्रांसफर नहीं है तो नो कैपिटल गेन, बेसिकली बेसिक चीज है। अगर कोई सेम कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देती है तो उस चीज को हम लोग ट्रांसफर ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आपके पास में वही होल्डिंग चल रही है कंटिन्यू, आपके पास में वही होल्डिंग कंटिन्यू चल रही है। तो इन दैट केस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर बाय सेम कंपनी है। आई बात समझ में? तो अगर सेम कंपनी अपने शेयर, अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करती है तो उस टाइम कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। ठीक है? तो इन दैट केस हम लोग कैलकुलेशन कब करेंगे? जब सेल हुए शेयर, तो भाई सेल प्राइस हो गया एक्चुअल सेल प्राइस, सेल हो गया एक्चुअल सेल ईयर। ठीक है? परचेज कॉस्ट क्या होगी? परचेज कॉस्ट अगर यहाँ पे बोलूं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 75,000। तो व्हाट शुड बी द सेल, व्हाट शुड बी द सेल प्राइस, सॉरी, व्हाट शुड बी द परचेज कॉस्ट? What should be the purchase cost? बेसिकली देखो, आपके पास में 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, आपने आधे डिबेंचर दिए और बदले में 5,000 शेयर ले लिए। तो बेसिकली आधे डिबेंचर मतलब आपने कितने रुपए के डिबेंचर दिए? चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप किसी शॉप पे गए, आपने 200 रुपए दिए और एक कैलकुलेटर परचेज किया। आप किसी दुकान पे गए, आपने 200 रुपीज दिए और एक कैलकुलेटर परचेज किया, घर लेके आ गए। अब आपको पता चला है आपके पास ऑलरेडी एक कैलकुलेटर है, तो वापस उस शॉप पे गए और उस कैलकुलेटर के बदले में एक 500 रुपीज वाली बुक लेके आ गए। वापस सुनना, आपने 200 रुपए दिए, एक कैलकुलेटर परचेज किया, ऑलरेडी एक कैलकुलेटर था, तो वापस दुकान पे गए, कैलकुलेटर दिया और उस कैलकुलेटर के बदले में एक बुक खरीदी जिसकी मार्केट वैल्यू 500 है। तो मुझे बताओ कि आपके वो बुक पड़ी कितने की, मतलब उस बुक की कॉस्ट क्या मानोगे? वापस सुन लो, आपने एक शॉप पे गए, 200 रुपए दिए अपनी जेब से और एक कैलकुलेटर खरीदा। ऑलरेडी आपके पास एक कैलकुलेटर था,
तो वो कैलकुलेटर आपने उस दुकानदार को दिया, वो कैलकुलेटर दिया, और उस कैलकुलेटर के बदले में, उस कैलकुलेटर के बदले में ऊपर कुछ नहीं दिया आपने, केवल उस कैलकुलेटर के बदले में आपने एक बुक खरीद ली जिसकी मार्केट वैल्यू 500 है। तो मुझे बताओ उस बुक की कॉस्ट क्या हुई आपके लिए? उस बुक की कॉस्ट क्या हुई? ऑब्वियसली आपकी जेब के 200 लगे हुए हैं, तो बुक की कॉस्ट 200 ही तो हुई आपके लिए। आपने अपनी जेब से कितने रुपए दिए अब तक? 200 रुपए। बुक की मार्केट वैल्यू कितनी भी आपकी कॉस्ट तो 200 मानी जाएगी ना। तो आपने 1 लाख के 50%, मतलब 50,000 रुपए के डिबेंचर दिए। कितने रुपए के डिबेंचर दिए? 50,000 रुपए के डिबेंचर दिए। तो 50,000 रुपए के डिबेंचर के बदले में आपको ये मिला ना, तो आपकी जेब के कितने लगे? 50,000 ही लगे ना। तो परचेज कॉस्ट क्या होगी? डिबेंचर की कॉस्ट को परचेज कॉस्ट मानेंगे। डिवाइड करते टाइम आपको परचेज ईयर चाहिए होगा, तो परचेज ईयर क्या मानोगे? डिवाइड करते टाइम आपको परचेज ईयर चाहिए होगा, तो परचेज ईयर क्या मानोगे? तो मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था? जब लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, तब भी क्या समझाया था? केवल गिफ्ट को छोड़ दो, गिफ्ट होता तो मैं परचेज ईयर क्या मानता? 2015। पर अदर देन गिफ्ट कुछ भी है तो मैं क्या मानूंगा? जब वो रिसीव होता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही पॉइंट है, आपको रिसीव कब हुए शेयर? भाई अगर ये गिफ्ट वाली बात होती तो 2010 लेता। आपको शेयर मिले कब? आपको शेयर कब मिले? 2018 में। अगर यहाँ पे गिफ्ट वाला पॉइंट होता तो 2010 लेता, लेकिन नहीं, इसमें क्या पॉइंट लेंगे? 2018। व्हेन शेयर्स रिसीव्ड। और ड्यूरेशन कहां से कहां तक चेक करेंगे? ड्यूरेशन तो वही बात, भाई लॉन्ग टर्म होने में फायदा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी कहां से होना चाहिए? डिबेंचर परचेज करने से शेयर सेल करने तक का। ठीक है, वही लॉजिक जो लास्ट वाले में था, वो सेम लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। डिबेंचर परचेज टू शेयर सेल, मतलब गेन कहां से कहां तक? यहां से यहां तक का। ठीक है, मतलब 10 से लेके 20, गेन कौन सा हो गया? लॉन्ग टर्म गेन। और परचेज ईयर क्या हो गया? ये। क्योंकि गवर्नमेंट को फायदा तभी है जब गेन लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होने पे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? चलिए, ठीक है, तो कल से इसके प्रैक्टिकल। टिल दैट टेक केयर। देखो मैं सुनो, अगर कोई सेम कंपनी उन शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देती है, अगर कोई सेम कंपनी उन शेयर्स को डिबेंचर कन्वर्ट करती है, तो इन दैट केस वहां पे कुछ ट्रांसफर मानेंगे नहीं, उस कंपनी में हमारी होल्डिंग कंटिन्यू मानेंगे। तो इन सच केस वहां पे कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं मानेंगे हम। अगर यही चीज ऐसा होता
कि कोई थर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल मेरे पास टाटा कंपनी के टाटा कंपनी के शेयर पड़े हैं, और आपके पास में किसी दूसरी कंपनी या टाटा कंपनी मान लो, आपके पास तो पड़े हैं टाटा कंपनी के डिबेंचर और मेरे पास पड़े हैं टाटा कंपनी के शेयर्स। अगर हम लोग आपस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मैं समझो इस चीज को, ये मान लो रौनक के पास है पंकज लिमिटेड के शेयर्स, और पंकज के पास है आरजे 150 लिमिटेड के, या सिंपली मान लो योगेश के पास है पंकज लिमिटेड के डिबेंचर। अब योगेश ने रौनक को डिबेंचर दिए और रौनक ने योगेश को शेयर दे दिए, ठीक है। तो इन दैट केस कंपनी ने कन्वर्ट किए क्या? कंपनी ने कन्वर्ट नहीं किए हैं, दैट मीन्स योगेश और रौनक दोनों को कैपिटल गेन होगा। क्या मानेंगे? योगेश रौनक जी ने शेयर सेल किए और कंसिडरेशन क्या मिल गया? डिबेंचर। और योगेश के लिए क्या मानेंगे? योगेश ने डिबेंचर सेल किए, कंसिडरेशन में मिल गया शेयर। तो अगर सेम कंपनी करती है, सेम कंपनी, तो कैपिटल गेन नहीं होगा। बट अगर अगर दो अलग अलग पर्सन्स कर रहे हैं, तो वहां पे कैपिटल